बराबर आ रही है। फिजिक्स पढ़ेंगे ना आज? हाँ, फिजिक्स का चैप्टर देखने वाले हैं आज हम लोग। ओके सर। मैं टेक्स्ट बुक भी ओपन कर लेता हूँ। तो हाँ, पैड भी स्टार्ट हो गया ओके और मैं टेक्स्ट बुक भी चालू कर लेता हूँ। वेयर इज योर टेक्स्ट बुक? ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारे टेक्स्ट बुक का, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो मैं दोनों टाइप से जाता हूँ, नोट से भी पढ़ाऊँगा, मैं इधर से भी बताऊँगा कि क्या क्या कवर कर रहा हूँ साइड बाय साइड। तुम देख सकते हो मेरी पूरी टेक्स्ट बुक इनकम्प्लीट है, मैंने डिलीट मार दी। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका सिस्टम ऑफ यूनिट देखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या देखने वाले कि जो फिजिक्स है, यूनिट एंड मेजरमेंट है क्या। तो बोलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट ना, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी क्वांटिटेटिव साइंस या वेर वी मेजर अ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसा मेथड जिसके जरिए हम लोग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, रिमेंबर द वर्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब मेजरेबल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब चीज़ें आती है ना, तो उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। या हम जो देखते हैं है ना, वो सारी चीज़ों को ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हम मेजर करेंगे, नापेंगे अलग अलग तरीके से, इसी को बोलते हैं मेजरमेंट। यूनिट बोले तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को नापने की अलग अलग यूनिट होती है, ठीक है। तो वो यूनिट का भी इस्तेमाल करें। जैसे पहले ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को किसी ऑब्जेक्ट का वेट लेना है तो मुझे वजन के लिए अलग ऑब्जेक्ट मशीन आती है, उससे मैं वेट लूंगा। मान लो अगर किसी बंदा है, मान लो ये एक लड़का है, इसकी हाइट मेजर करनी है, तो हाइट मेजर करने के लिए अलग ऑब्जेक्ट लगता है ना, फिजिकल मेजरमेंट है। और इसी तरह पानी को मेजर करने के लिए, लिक्विड को मेजर करने का अलग तरीका होता है। अब आते हैं यूनिट पर। यूनिट क्या चीज होती है? तो एक्चुअली यूनिट जो है ना, वो एक स्टैंडर्ड वर्ड है जिसमें हम पहले पढ़ लेता हूँ मैं। द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है। एग्जांपल हो गई, लेंथ यूनिट इज मीटर, है ना। तो यूनिट क्या होती है? ये एक वो स्टैंडर्ड वर्ड है जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो हम एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं यूनिट, ओके। इसके बाद हम लोग यूनिट को क्लासिफिकेशन भी करेंगे, फंडामेंटल और डिराइव यूनिट में, जो आगे देखेंगे। सबसे पहले एक यूनिट का एग्जांपल देख लेते हैं, लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, और उसको शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। सभी को पता है कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। तो 100 सेंटीमीटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10⁻²सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। हाँ पावर 2 का मतलब क्या होता है? पावर 2 बताता है कि कितने जीरो लगे हुए हैं 1 के बाद, हाँ उसको ठीक। जाहिर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर या ये वाला पार्ट क्लियर है, ये क्लियर है समझा? ओके, आगे बढ़ते हैं। सर। अब आते हैं सिस्टम यूनिट में। इसके बाद हम लोग अलग अलग कंट्री की में डिफरेंट तरीके से यूनिट को मेजर करते हैं। अभी अलग अलग कंट्री होती है ना, उनमें तरीका अलग अलग होता है, वो यूनिट को अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। कुछ स्मॉल मेजरमेंट के बेस पर यूनिट को कैलकुलेट करते हैं, कुछ एमकेएस या एफपीएस यानी बड़े FPS। हाँ मेजरमेंट के बेस पर भी यूनिट को मेजर करते हैं, वो सब देखेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। फर्स्ट टाइप है सीजीएस यूनिट। सीजीएस में ये जो 2 अल्फाबेट 3 अल्फाबेट होते हैं, ये पहला अल्फाबेट लेंथ को बताता है, दूसरा अल्फाबेट तीसरा अल्फाबेट मास को वेट बताता को है, मास और तीसरा अल्फाबेट टाइम टाइम को को बताता बताता है। है। तो सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी सेंटीमीटर, का मतलब ग्राम, होता है ग्राम, वेरी गुड। और एस का मतलब क्या होता है, समझा? सेकेंड सेकेंड। यस। दूसरी जो यूनिट है, ये जो 2 यूनिट, ये बिग यूनिट है। जब कोई बड़ी चीज का कैलकुलेशन करना होता है तो हम ये दूसरी और तीसरी यूनिट का यूज करते हैं। तो उसमें आती है एम के यूनिट। एम मतलब मास, वेरी गुड। के बोले तो किलोग्राम, केजी, एम बोले तो क्या बोले थे तुमने? एम मतलब मीटर मीटर मीटर, सॉरी, मास से मीटर।
एम बोले तो मीटर, के बोले तो किलोग्राम, एस बोले तो किलोग्राम सेकंड, सेकेंड है ना। इस तरह से यूनिट। अब आते हैं एफपीएस पे। FPS एफ का मतलब क्या होता है? फुट वेरी गुड। पी का मतलब? पाउंड एस का मतलब? सेकेंड ये जो यूनिट है ना, ये ब्रिटिश लोगों ने बनाई है, हाँ अंग्रेज लोग। तो अंग्रेज लोग ब्रिटेन में ना, यूज होती है और इंग्लैंड में हाँ, हाँ ब्रिटेन और इंग्लैंड तो एक ही मानते हैं ना आज के टाइम पे, तो हाँ 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 ऐसा हाँ अलग है फिर भी एक ही मानते हैं वहाँ पे ना, फुट पाउंड में काम होता है। इसलिए देखो जिम में भी बहुत समस्या होती है। जिम में कोई अमेरिकन होगा ना, तो वो बोलेगा 5000 पाउंड, और हम लोग क्या बोलते हैं 5000 पाउंड मतलब 450 किलोग्राम होगा, बरोबर। ओके अब उस समस्या की वजह से आप परेशानी हो रही है, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए सारे कंट्री के साइंटिस्ट आपस में मिल गए, और उन लोगों ने ना एक कंफर्टेबिलिटी बनाया। क्योंकि क्या हो रहा था, मान लो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, अब वो साइंटिस्ट जब इंडिया में, तो यहाँ वहाँ पे किलोग्राम पड़ रहा है, पर जब वो हाँ साइंटिस्ट इंग्लैंड में या रशिया में गया, तो वो परेशान हो गया। वो बोला अरे यार, रशिया में तो लोग अपनी खुद की यूनिट यूज कर रहे हैं, तो अब मैं कैसे हाँ समझ पाऊंगा, ये लोग तो सब अपनी दादागिरी चला रहे हैं यहाँ तो ऐसे में ना साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि सब मिलकर हम लोग एक यूनिट बनाएंगे। जैसे दुनिया की सबसे मैक्सिमम भाषा कौन सी बोली जाती है? इंग्लिश। एक भाषा बनाई क्यों गई? ताकि चीज़ों में मुश्किल ना आए। इससे तरह हाँ सारे लोग मिलकर एक सिस्टम यूनिट बनाने के पीछे पड़ गए, और उसका नाम रखा एसआई यूनिट। ये ऐसा उस, ही हाँ, एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। हाँ ये 1971 में 14 इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस में बनाई गई थी, और ये कॉन्फ्रेंस किस चीज़ का था? वेट एंड मेजरमेंट का कॉन्फ्रेंस था। उसमें ये तय किया क्या कि चाहे तुम जापान जाओ या चाइना जाओ, कोई भी भाषा बोलो, लेकिन यूनिट को वही बोलना पड़ेगा जो बाकी लोग बोल रहे हैं, ठीक है। ओके और हम भी इस रूल को फॉलो करने वाले हैं यूनिट में। जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो हम इस यूनिट पे बहुत ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। इधर तक कोई डाउट आया हमजा? ओके, जी अब सर आगे कोई बढ़ते हैं। डाउट नहीं अब यूनिट में ना टाइप्स होती है, दो टाइप्स की यूनिट होती है। एक होती है फंडामेंटल, और एक होती है डिराइव्ड। डिराइव फंडामेंटल वो यूनिट होती है जो, जो जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। वो नहीं खुद बढ़ती हाँ अपने आप को समझाने के लिए काफी होती है। जैसे अगर तुम मार्केट में जाते हो, बोलते हैं 1 लीटर आलू दे दो, तो 1 लीटर आलू नहीं होता, आलू 1 किलो एक होता है ना। किलो होता है हाँ तो जैसे लेंथ नापने के लिए मीटर होता है, मीटर के लिए और भी कोई वर्ड है? नहीं, एम मीटर को मीटर से ही हाँ रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका मीटर से सिंबल एम है। रिप्रेजेंट तो एम है साइंटिस्ट ओके लोगों ने क्या हाँ किया, 7 फंडामेंटल यूनिट बने। तो फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जो अपने पे ही डिपेंड होती है। और यूनिट क्या होती है? हाँ यूनिट टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल फंडामेंटल। क्वांटिटी ओके। हाँ मास के लिए क्या है? किलोग्राम, जिसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। केजी टाइम को सेकंड से, देखो एसआई ने फिक्स कर दिया हम्म कि एसआई वाले सेकंड से ही रिप्रेजेंट करेंगे, मिनट हम्म आवर से रिप्रेजेंट नहीं करने का है, नहीं करेंगे ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को केल्विन से करेंगे, क्या कैपिटल के। और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से, कैपिटल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, जिसका कैंडेला सिंबल है सीडी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आ गया मोल, मोल जिसका सिंबल है MOL। ओके, तो ये हम लोग को समझ में आ गया फंडामेंटल। अब हम लोग समझेंगे डिराइव। अगर फंडामेंटल समझा तो इसी की सेम कॉपी कर दो। सिर्फ ये जो ग्रीन हाँ वर्ड है ना, उसकी जगह ये लिखना, विच डिफर। इसकी जगह पे क्या लिख देने का? विच डिफर। तो क्या है? द नॉट विच फिजिकल डिपेंड क्वांटिटी, अपॉन यस वेरी गुड, विच डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट हाँ मतलब ये दूसरों पे निर्भर करती है, ये अपने को खुद साबित नहीं कर सकती। उसको साबित हाँ करने हाँ के लिए बाकी, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ एक गाड़ी है ना, अरे बहुत फास्ट चल रही थी, उसकी स्पीड कितनी थी पता है क्या? 100 किलोमीटर की पर सेकंड की स्पीड पे चल रही थी। देखो, जब गाड़ी की स्पीड की बात करें तो घंटा भी बताते हैं ना अपन, उसकी हाँ 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 किलोमीटर प्लस टाइम। पर तो हाँ ये हो गई डिराइव क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, पहली डिराइव क्वांटिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम हाँ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है हमजा? हाँ हाँ, वेलोसिटी का मतलब स्पीड होता है ना। स्पीड होता है हाँ तो सवाल ये है कि स्पीड और वेलोसिटी, ये दो अलग अलग वर्ड क्यों बनाएंगे? जब दोनों का मतलब एक ही है, तो दोनों अलग अलग लफ्ज़ों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? बताओ। क्योंकि इसमें वेलोसिटी को डिवाइड करी ना इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में, और ये स्पीड का वेलोसिटी मतलब फॉर्मूला अप भी, डाउन, और हाँ, वेलोसिटी अप डाउन चीजों के लिए भी है। नहीं नहीं, और स्पीड में भी तो सेम है। नहीं नहीं, तुम नियर हो, पर स्पीड स्केलर क्वांटिटी
और वेलोसिटी ओके, अब वेक्टर वेलोसिटी क्वांटिटी। क्या होती है? स्पीड में डायरेक्शन नहीं बताया जाता, ये डायरेक्शन की मकदार में नहीं रहती, पर वेलोसिटी ओके, क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन पे भी निर्भर होता है। तुम बोल रहे हो ना एक बाइक है, वो राइट डायरेक्शन में 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में जा रहे हो, तो तुम उसकी स्पीड वर्ड यूज़ नहीं करोगे, तुम बोलेंगे वो बाइक ना वेलोसिटी में जा रही है। जैसे ही तुम वेलोसिटी वर्ड बोलोगे तो मैं समझ हाँ, जाऊंगा कि तुम ये बता रहे हो कि कौन से डायरेक्शन में जा रही है, वो भी बता रहे हो। अब मान लो तुम ऐसा ओके। बोलते हैं अरे एक बाइक है, वो ना बहुत तेज़ी से जा रही है, अब तुमने को डायरेक्शन नहीं बताया, तो मैं लगा तुम स्पीड की बात कर रहे हो, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया डिफरेंस? ठीक है। दोनों में डिफरेंस और क्लियर है? दोनों में डिफरेंस एक और स्केलर वेक्टर का नहीं है? स्केलर और वेक्टर का तो स्पीड और वेलोसिटी के वर्ड में डिफरेंस है, पर हम लोग ये ओके। स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस नहीं देखने वाले, ठीक है? अच्छा। हम लोग यहाँ पे ठीक। कुछ मेजरमेंट क्वांटिटी की स्टडी कर रहे हैं। हम स्केलर वेक्टर के बारे में सेकंड चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करने वाले, ठीक है, मैथमेटिकल ओके। इंडक्शन में। तो अब तुमको समझ में आ गया कि वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या होता है। हाँ फरहान, यस आवाज़ सर। आ रही है फरहान? हेलो फरहान, आवाज़ आ रही है? सर आ रही है। हाँ तो मैं इसलिए तुमको बोला कि तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम्हारा भी रिवीजन हो जाए, ठीक है? जस्ट स्टार्ट किए हम लोग फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी में, ठीक है? तो अब नेक्स्ट आ रहा है मोमेंटम। मोमेंटम को बोल रहा हूँ कि वो लिंक आप मेरे नंबर पर भेज दिया। क्या चीज़, क्या बोल रहे हो? हेलो, बोल रहे थे कि आप ये क्लास की लिंक है ना मेरे नंबर पे भेज दिया करो, वो मम्मी का नंबर था। अच्छा मम्मी को भेज दिया, वो गलती से भेज दिया होगा, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में मैक फरहान दिखा होगा, हाँ, आगे मदर दिखाई नहीं नहीं। नहीं मम्मी बताया फिर मेरे को। चलो चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा मैं, ठीक है? ठीक है, अच्छा। मैंने तुम्हारी अम्मी को बोला था कि इसका रिवीजन हाँ करवा सर। देता हूँ, क्योंकि तुम लोग बहुत सवाल पूछते हो न्यूमेरिकल में। तो देखो ये हाँ है ऐसा मम्मी बताए यूनिट, थे। ठीक है? तो तुम्हारे साथ एक और स्टूडेंट है, उसका नाम हमजा है, वो क्लास 11 का है, और हमजा ये जो स्टूडेंट है ये क्लास 12 का स्टूडेंट है, ओके। ठीक है? तो जब सीटी की पढ़ाई करनी रहती है ना, तो उसके लिए क्लास 11 और 12 दोनों पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसी वजह से मैंने ये स्टूडेंट को एडवांस में बुला दिया, ताकि इसका क्लास 11 का थोड़ा ब्रश अप हो जाए, उसको यादें ताज़ा हो जाए, ठीक है? अब नेक्स्ट डिराइव क्वांटिटी पे आ रहे हैं, जिसका नाम है मोमेंटम। तुम्हें पता है मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है मास इंटू फॉर्मूला। वेलोसिटी, हाँ। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट्स अपॉन टाइम, देखो हाँ। हम लोगों ने इसको और फर्दर एक्सपांड किया। क्यों मैंने ऐसा किया? ताकि मैं यूनिट बता सकूं। डिस्टेंस, हाँ हाँ। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, और टाइम की मीटर, यूनिट है सेकेंड, ठीक है? सेकंड। तो यहाँ पर रूल क्या है कि आपको अगर डिराइव क्वांटिटी को समझाना है तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी को में जाना पड़ेगा, कि डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल की क्वांटिटी से मिलकर बनी है। जब दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी को जोड़ते हैं ना, तब डिराइव क्वांटिटी बनती है। डायरेक्ट यही हो रहा है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चलो एक और यस। एग्जांपल देखो, जैसे फोर्स इंटू मास इंटू एसेलरेशन। इसमें मास है, एसेलरेशन है, तो मास को लेने तो एसेलरेशन का फर्दर फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी अपन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम, बरोबर? मास की यूनिट क्या? अभी इसको अप्लाई मत करो यूनिट, क्योंकि वेलोसिटी का फर्दर फॉर्मूला है, तो जितना एक्सपांड हो रहा है करो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये टाइम पहले से था, इससे एक और टाइम आया तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। टाइम स्क्वायर हो समझ में? गया। ओके। अब किसी का और फॉर्मूला है क्या यहाँ पे? मास का कोई फॉर्मूला है? डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला है? टाइम का कोई फॉर्मूला है? नहीं। अब यूनिट अप्लाई करो। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। केजी। डिस्टेंस का है मीटर। मीटर कैसा है डिस्टेंस का? मैंने यहाँ फिक्स कर दिया कि लेंथ या डिस्टेंस नापोगे तो आपको मीटर ही लेना पड़ेगा। मीटर मिलेगा। टाइम का क्या लेना है? सेकंड लेना है, सेकंड्स। सेकंड। समझ में आया? तो यूनिट निकालने का तरीका समझा? तो चलो एक यहाँ पे दिया हुआ है, पर यहाँ पे यूनिट नहीं निकाली है, चलो निकाल के देखें कैसे निकालते हैं। सबसे पहले फोर्स का तो फॉर्मूला होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है बताओ जरा? मास इंटू हाँ एक्सेलरेशन। वेरी गुड, मास इनटू एक्सेलरेशन और डिस्टेंस एज इट इज। अब देखो एज इट इज। मास का तो कोई फॉर्मूला नहीं, ना ही डिस्टेंस, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो जब तक फॉर्मूला चल रहा है चलते जाओ, तब तक यूनिट मत पुट करो। क्या है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? वी अपॉन चेंज टी। इन वेलोसिटी अपॉन बराबर। टाइम, है ना? अब वेलोसिटी का फर्दर फॉर्मूला है, तो इसको भी आगे हम्म। बढ़ना पड़ेगा। मास इनटू डिस्टेंस अपन टाइम अपॉन टाइम। स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का भी टाइम गया ना, इनटू ओके। डिस्टेंस। अब डिस्टेंस डिस्टेंस दो बार हो गया, तो मैं यूनिट पुट करने से पहले इसको थोड़ा एडजस्ट करें, डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। समझा? एस जो है, एस एक्चुअली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। आप यूनिट पुट करो, क्योंकि आप किसी का भी फॉर्मूला नहीं है। मास का क्या है?
किलोग्राम। केजी, डिस्टेंस का क्या है? मीटर डिस्टेंस स्क्वायर, का मीटर मीटर स्क्वायर स्क्वायर, पर वेरी गुड, पर सेकंड। सेकंड स्क्वायर। समझ में आएगी? तो किस तरह से हमने डिराइव से फंडामेंटल बनाए, समझ में आया फरहान, हमजा? ओके। सर तो मुझे ये बस ये पूछना है कि ये पी पावर है? नहीं, ये पी मोमेंटम है। अच्छा, मोमेंटम है। ये क्वेश्चन मेरे को फरहान ने भी बोला था। तो इस चैप्टर में ये मोमेंटम है। ओके। ओके। पर केमिस्ट्री में ना ये अलग सिंबल ले लेता है, प्रेशर भी ले लेता है, ठीक है। फिजिक्स हाँ में हाँ हाँ ज़्यादातर ऐसे चैप्टर होंगे ना फिजिकल टाइप के, तो ये मोमेंटम ही हाँ। रहता है। ओके। अच्छा, अब तो ये तो दो टाइप हो गए यूनिट के, एक हो गया फंडामेंटल यूनिट, दूसरा डिराइव यूनिट। इस साल जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें एक और थर्ड यूनिट भी आया है। तो थर्ड टाइप है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट में भी फर्दर दो टाइप है, एक है प्लेन एंगल थीटा और दूसरा है सॉलिड एंगल। ठीक है। प्लेन एंगल को डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डी थीटा कैसे पता करते हैं? तो इसका तरीका क्या है, मान लो एक सर्कल के बीच में तुम खड़े हो, ठीक है, और ए पोजीशन से कोई भागते हुए बी पोजीशन तक पहुंचा, ठीक है। तो पहले वो कहाँ पे था, तुम यहाँ से हमजा मान लो देख रहे हो, तो तुम्हारी आंखें है ना, ये तुम्हारी आंखों को मैंने लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये लाइन अब सर्कुलर कोई ग्राउंड में भागेगा तो लाइन जो भी खींचेंगे सरकमफ्रेंस तक की, वो क्या कहलाती है? रेडियस ही कहलाती है ना। तो ये जो आर है ये पोजीशन को बता रहा है कि हमजा जब देखा तो उस बंदे का पोजीशन ए था शुरुआत में, फिर वो भाग भाग के गया और कुछ डिस्टेंस कवर किया। मान लो उसने स्मॉल डिस्टेंस कवर किया। जब कोई चीज स्मॉल कवर होती है तो उसको हम लोग डी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस जो डिस्टेंस है और डी का मतलब क्या होता है? स्मॉल, छोटा स्मॉल। डिस्टेंस, ठीक है। अब जारी बात है, अगर वो बंदा छोटा डिस्टेंस कवर करके कहाँ पे पहुंचा? बी पोजीशन पे। अब तुम देख रहे हो उसकी अब पोजीशन कहाँ पर है? यहाँ पर है। उसको भी तुम आर से बताओगे। अब तुमको इसका डिस्टेंस बयान करना है, तो डिस्टेंस पता बताने के लिए हम लोग एक अलग तरीका निकालेंगे। आप नपाई नहीं करेंगे क्योंकि ये सर्कुलर भाग रहा है। जब कोई चीज सर्कुलर में भागती है ना तो उसका डिस्टेंस उसकी पोजीशन से पता करते हैं, और दूसरा कितने का एंगल बना रहा है वो सेंटर से, उससे पता करते हैं। तो प्लेन एंगल मेथड क्या होता है कि कोई जब डिस्टेंस कवर करता है तो उस डिस्टेंस से सेंटर में एक एंगल बनता है। वो एंगल उस ऑब्जेक्ट के कितना डिस्टेंस कवर किया उस चीज को बयान करता है। तो यहाँ पर अगर मेरे को बताना है ब्लाइंड प्लेन एंगल ये ए बी कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मैं लिखूंगा डी थीटा इज इक्वल टू ए से बी तक का डिस्टेंस, दैट मीन्स डी एस, और उसकी पोजीशन, दैट मीन्स आर। अगर दो आर होंगे तो एक ही आर लिखेंगे, समझ गए? तो ये बन गया फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला इसकी क्या है? डेफिनेशन। यहाँ पर डी एस क्या है? लेंथ ऑफ द एरिया, कितना एरिया कवर किया। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेन एंगल मिलता है बिल्कुल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह ही है। जैसे हम लोग डिस्टेंस नापते हैं, डिस्टेंस के लिए एक और वर्ड है, क्या है वो वर्ड? डिस्प्लेसमेंट, बराबर ना? डिस्प्लेसमेंट, हाँ। हाँ, बिल्कुल उसी तरह से जब किसी को सर्कल में कोई बंदा डिस्टेंस कवर करता है तो उसका डिस्टेंस हम कैसे पता करें? एंगल से। तो मैं क्या इसको ऐसा बोल सकता हूँ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ ना। तो प्लेन एंगल डी थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। किसी ऐसे डिस्टेंस को पता करना जो डिस्टेंस हमें एंगल से पता चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे थीटा आ रहा है, अब हमें पता है थीटा का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? रेडियन होता है। अगर नहीं भी पता है तो याद रख लो, इसका यूनिट रेडियन है। मैथ्स में इसके बारे में और डिटेल में तुम लोग पढ़ लोगे। इसका सर ये सिंबल, इसका आपने शायद रॉन्ग लिखे, एरिया है लेंथ ऑफ एरिया है, लेंथ ऑफ आर्क है। एरिया क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है, बरोबर। ओके, तो हाँ ये जो वही। है, क्योंकि आर्क क्यों बोला है? क्योंकि सर्कल में जो सर्कल, डिस्टेंस हाँ। होता है वो आर्क जैसा होता है। हाँ, तुम सही हो। तो ये लेंथ ऑफ आर्क है, वो मैं एक्चुअली गलत पढ़ा मैंने, है ना। थीटा का पावर सी, इसको रेडियन बोलते हैं। ये सिंबल है, याद रखो, इसका इस्तेमाल काफी करेंगे। अब आगे आते हैं सॉलिड एंगल पे। सॉलिड एंगल बिल्कुल कैसा होता है मालूम है? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक फुटबॉल दे दिया गया, ठीक है। ये मान लो फुटबॉल है, और इस फुटबॉल का मैं एक हिस्से का टुकड़ा मैंने तुमको बोला पता करो इसका एरिया क्या है, ऐसा पूछ रहा हूँ, तो काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। चलो फुटबॉल की बजाय हम मान लेते केक है। केक भी 3D फॉर्म में होता है ना। हाँ। तो इधर पे सबसे पहले देखते सॉलिड एंगल क्या है, क्योंकि सॉलिड एंगल का मतलब क्या होता है? सॉलिड पूरा। जैसे मान लो एग्जांपल में फुटबॉल आएगी, या जो क्रिकेट बॉल होता है, वो सब सॉलिड एंगल की एग्जांपल है। उसमें हम कैसे एरिया पता करते हैं अर्थ उसको सीख रहे हैं। क्या? अर्थ भी तो है ना सॉलिड एंगल का एग्जांपल। हाँ, अर्थ भी सॉलिड एंगल है, सही बोल रहे हो।
अर्थ से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो सॉलिड एंगल के को डी ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये 3D फॉर्म के फिगर के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, मजबूरी होती है। तो मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ का ये पॉइंट ओ तो सेंटर होता है, पता है। अब अर्थ का मेरे को एक जमीन के टुकड़े का एरिया निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? और जारी बात है, एरिया से प्लेन से तो निकलेगा नहीं, 2D तो है नहीं है, 3D है, तो एरिया कुछ ऐसा निकलेगा। ये जो तुमको रेक्टेंगल दिख रहा है थोड़ा कर्व बन के, ये है एक्चुअली उसका किसका एरिया। अब इस एरिया को Area। निकालने में कितने पोजीशन वेक्टर है? एक यहाँ पर है, एक बैक साइड से यहाँ पे टच हो रहा है, एक बैक साइड से यहाँ पे टच हो रहा है, एक फ्रंट पे टच हो रहा है। तो टोटल यहाँ पे कितने आ रहे हैं? टोटल यहाँ पर 4 आ रहे हैं। 4 आ रहे हैं। जब 2 आ रहे थे तो हम लोग आर लिख रहे थे अपाउंड में, हाँ। जब 4 होंगे तो क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर लिखेंगे। R12 समझ में? तो ये आर स्क्वायर क्यों आया समझ में आया? वो चारों आर को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर रहा है और एरिया ऊपर लिख दिया तो बन गया फॉर्मूला। जब सॉलिड स्फीयर को कैसे पता करेंगे कि कितना एरिया कवर कर रहा है और कितनी उसकी पोजीशन पोजीशन है, डिस्टेंस डायरेक्शन से, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट है स्टे रेडियन। इसको एस आर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेडियन को हम्म से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन को। रेडियन वाला तो वो था ना प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को रेडियन से रिप्रेजेंट कर रहे थे और सॉलिड एंगल को स्टे रेडियन। वही रिप्रेजेंट से करते हैं, R से या इसको एस आर से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको थीटा का पावर सी से, ठीक है? ओके। ओके। स्फीयर ऑफ अगर चाहे तो इसकी और डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे देखो ये स्फीयर है, कोई भी चीज सॉलिड है, गोल है, तो उसको स्फीयर भी बोल सकते हैं। कि जैसे हम बोलते हैं स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे डी ए क्यों लिया है? डी इसलिए लिया है क्योंकि मैंने इस पूरे सर्कल का एक छोटा सा हिस्से का एरिया निकाला जो कि बहुत छोटा है। अगर एरिया छोटा है तो डी ए लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। अब मैं डी ओम में इस डी ए की जगह पर क्या पुट कर दूंगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। ये आर और ये आर कट गया तो क्या है वैल्यू? 4 पाई। तो मैं इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ चाहूँ तो, अगर सॉलिड एंगल पता करना है तो मेरे पास देखो बहुत सारे ऑप्शन है ना। अब आते हैं यहाँ पर, हम लोग ने सारे टाइप्स देख लिए, यूनिट्स के क्लासिफिकेशन देख लिए। अब हम लोग यहाँ से रिलेशन देखेंगे बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, अगर मैं तुमको टेक्स्ट बुक में दिखाऊँ तो ये वाला जो पार्ट है ये अपना अलग कलर से दिया गया। तो हम लोग ने क्या क्या कवर कर लिया? तो हम लोग ने ये कवर कर लिया, फंडामेंटल यूनिट क्या है, करेक्ट। फंडामेंटल, हाँ। और ये टेबल भी देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखना है तुम लोग को क्योंकि ये यूनिट का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद हम लोग ने डिराइव यूनिट भी देख लिया, डिराइव क्वांटिटी के साथ साथ डिराइव यूनिट भी देख लिया। उसके बाद हम लोग ने सप्लीमेंट्री यूनिट के भी टाइप देख लिए जिसमें 2 टाइप, प्लेन एंगल, थीटा और डी, है ना। उसके साथ साथ तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जांपल भी दिए रहते हैं, है ना। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये टेबल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मैंने अलग से देखो नोट्स बनाया है, ठीक है। तो वो अभी पार्ट दिखा रहा हूँ। एक्चुअली फिजिक्स से ज़्यादा मैथ्स का पार्ट है, ठीक। चलो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बोलते हैं कि जो एंगल्स होते हैं ना उनको 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक है रेडियन का मेथड और दूसरा है डिग्री। डिग्री वाला मेथड तुम जानते हो, ये तुम स्कूल में पढ़ चुके हैं, लेकिन रेडियन के बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करके मैं बताऊंगा कि रेडियन का में डिग्री में दोनों की वैल्यू में कितने का डिफरेंस आता है। तो बोलते हैं कि पाई जो है, पाई पावर सी, ये रेडियन को बताता है। पाई का मतलब क्या होता है? पाई की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है, करेक्ट ना, 180 डिग्री। तो रेडियन फॉर्म में हम 180 को पाई फॉर्म में लिखते हैं और डिग्री में 180 लिखते हैं एज इट इज, ठीक है। तो ये वैल्यू आई पाई की। अगर मैं इस पाई को राइट हैंड साइड लेके जाऊं तो इधर क्या बचा? 1 बचा। देखो 0 तो नहीं बचेगा, डिवाइड हो रहा है, करेक्ट। इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है पाई के साथ, तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 180 अपन पाई। देखो कैसे घुमा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पर मैंने इस पाई को ले लिया, इस सी को मैंने नहीं लिया। तो अब ये जो पाई है, पाई की हमारे पास एक और वैल्यू 3.147, हाँ 3.14। अब 180 को 3.14 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे क्या आएगा? 57.297 डिग्री, समझ गए। तो ये मैंने एक रेडियन की वैल्यू पता की, किसकी मदद से? नोन फॉर्मेशन से अननोन की पता की। सिमिलरली ये तो रेडियन से डिग्री की वैल्यू पता की, तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? एकदम आसान है, ये अगर 1 रेडियन 180 अपन पाई होता है तो उसको जब उल्टा कर दोगे ना, पाई को ऊपर लिखूंगा 180 तो 1 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री क्या होता है? पाई अपन 180 होता है, पाई क्या है? 3.14,
अपन 180, इसको सिर्फ 3.14 भी लिखेंगे तो चलेगा। ऐसा क्यों, तो उसका रीजन मैं बताऊंगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मुझे आंसर 1.745 इंटू 10 का पावर -2 रेडियन। क्लियर है। तो यहाँ पे कन्वर्जन देख लो, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, अगर टाइम बेसिस बताऊं तो 1 डिग्री 60 सेकंड को रिप्रेजेंट करती है, और 1 मिनट, ये जो पावर 1 है ना, इसका मतलब मिनट होता है। 1 मिनट बराबर होता है कितने सेकंड के, 60 सेकंड। 60 सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल पावर डॉट से, ठीक है। ओके, तो अगर मेरे को यहाँ पर भी कंपैरिजन करना है कि 1 डिग्री, इस 60 को मैं लेफ्ट साइड ले लूँ तो 1/60 डिग्री किसके बराबर होती है, 1 मिनट के। 1 के बराबर। मतलब इसी चीज को मैं घुमा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना। इसी तरह अगर मैं इसको भी करूँ तो इस 60 को लेफ्ट साइड ले लूँ तो 1 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट अपॉन 60, है ना। इसको भी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे 1 सेकंड की वैल्यू मिलेगी, इसको भी अगर सॉल्व करूंगा तो मुझे 1 मिनट की वैल्यू। 1 मिनट। तो ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सिर्फ जानकारी रखो। हाँ, ये सब नेक्स्ट में हाँ, फर्स्ट चैप्टर की। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में आ गया है ना। अब आते हैं आगे, कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट। कन्वेंशन मतलब, कन्वेंशन का मतलब होता है रूल। क्या रूल है, किसी यूनिट को लिखते वक्त क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है। जब हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो उस रूल के बारे में पढ़ते हैं। पहला रूल, यूनिट रिप्रेजेंट बाय सिंबल। जो भी यूनिट होगी, जैसे मीटर, किलोग्राम, इन यूनिट को सिंबल से ही इस्तेमाल करना से है। रिप्रेजेंट जैसे मान लो अगर मास है तो किलोग्राम बोलो, पूरा फुल फॉर्म मत लिखो किलोग्राम, ठीक है। और कैपिटल लेटर इस्तेमाल करो, जो मतलब पहला अल्फाबेट होगा ना वो कैपिटल होना चाहिए, वो तो उस पे निर्भर करता है। अब कैपिटल लेटर किसका इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है, जैसे मान लो जूल है, न्यूटन्स है, तो उनका जो सिंबल है कैपिटल में होगा, और अगर कोई साइंटिस्ट नहीं है तो नॉर्मल, ठीक है। ओके। सेकंड रूल क्या है, नो फुल स्टॉप। कोई भी यूनिट के बाद, जैसे तुम लिख रहे हो 1 किलोग्राम, फुल स्टॉप नहीं डाल सकते। किसी भी यूनिट के बाद फुल स्टॉप गलती से भी नहीं डालना है, ठीक है। नॉर्मल इस तरह से लिख के छोड़ देना, ये सही तरीका है। यूनिट को अल्फाबेट सिंबल से जाहिर करते हैं और अल्फाबेट कैपिटल लिखते हैं, वो डिपेंड करता है साइंटिस्ट का जो भी। थर्ड पॉइंट, यूनिट रिप्रेजेंट इन 1 रेशो। 1 रेशो का मतलब क्या है, जैसे देखो मान लो ये देखो 1 रेशो, एक तुमने डिवाइड का लाइन मारा है तो ये 1 रेशो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट किसका है, वेलोसिटी का है। पर तुम इसको ऐसे मत लिखना, मीटर पर सेकंड कितने रेशो हो गए, 1 2, 2 रेशो हो गए। नहीं, यूनिट को सिर्फ और सिर्फ एक ही रेशो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, प्रीफिक्स सिंबल। प्रीफिक्स क्या होता है, जैसे 1 मिली सेकेंड, मतलब 1 मिली सेकेंड का फुल फॉर्म मेरे को यहाँ पे लिखा है। 1 मिली सेकेंड कितने सेकंड के बराबर होता है, 10 का पावर -3 सेकंड। तो ये सही तरीका है लिखने का। 1 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो का फुल फॉर्म मैंने लिखा है, 1 माइक्रो सेकेंड कितने के बराबर होता है, 10 का पावर -6 सेकंड। इसी तरह से 1 नैनो सेकंड कितने के बराबर है, 10 का पावर -9 सेकंड। तो मैंने देखो स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, पर इसको ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। 10 का पावर 1 मिलीमीटर सेकंड, इसको ऐसे मत लिखना। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 मिलीमीटर सेकंड, MMS ऐसा नहीं लिख सकते। 1 मिली माइक्रो सेकंड नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका है लिखने का। समझ में आया। अगर इस तरह से लिखते हो तो ये यूनिट का वे बदल जाएगा और तरीका गलत हो जाएगा। प्रीफिक्स 2, उसके बाद रेशो आता है, इस तरह से होता है। रिपीटेटिव सिंबल नहीं लिखने का कभी भी, एक्स्ट्रा सिंबल भी लिखने की जरूरत नहीं है अगर जरूरत ना हो। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, फरहान, हमजा? समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि अगर लार्ज डिस्टेंस अगर मेरे को मेजर करना है तो मैं कौन सा मेथड का इस्तेमाल करूँ। देखो नॉर्मल डिस्टेंस से मेजर करना आसान है, स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं, टेप इस्तेमाल कर सकते हैं, घर की नपाई हो जाती है। पर मान लो कोई चीज़ तुम्हारे से बहुत दूर है, तो मान लो कोई तुम यूपी से मुंबई की नपाई कर रहे हो, या उससे भी बड़ा डिस्टेंस, मान लो तुम अर्थ से सूरज की नपाई कर रहे हो। स्टार सूरज हो गया, करेक्ट, जो खुद उजाला देता है। तो ऐसे में क्या करोगे, तो सबसे पहले ये बोलना है कि छोटे डिस्टेंस को नापने के लिए, स्मॉल डिस्टेंस को नापने के लिए हमारे पास बहुत सारी यूनिट है, से मिलीमीटर, 1 मीटर, ये सब मीटर स्केल क्या है, स्मॉल चीज़ों को नापने के लिए।
और स्मॉल यूनिट नापना है तो वर्नियर कैलिपर्स भी है हमारे पास। उससे भी ज्यादा छोटी चीज को नापना है तो स्पैरोमीटर है, स्क्रू गेज, ये सारे डिवाइस है जिसके जरिए छोटी से छोटी चीज को भी नाप सकते हैं हम लोग। ना सकते पर सवाल ये है कि बड़ी चीज को कैसे नापा। हर एक छोटे डिस्टेंस के लिए हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट। क्या होगा अगर डिस्टेंस लार्ज हो जाए तब हमारे पास एक मेथड आएगा जिस मेथड का नाम क्या है, पैरेलैक्स मेथड। इस मेथड के जरिए चाहे कोई चीज का डिस्टेंस कितना भी दूर हो, एग्जाम्पल मैं अर्थ पे खड़ा हूँ और अर्थ से मुझे नापना है सूरज का डिस्टेंस, वो भी मैं नाप सकता हूँ। अब जाहिर बात है ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। और जाहिर बात है इधर से लेके यहाँ तक मैं कोई फुटपट्टी या टूल्स भी यूज नहीं कर सकता हूँ, करेक्ट। यानी यहाँ पर मैं जो मेथड यूज करने वाला हूँ वो मेथड कैसे रहेगा, इनडायरेक्ट मेथड रहेगा। यानी मैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के इनडायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा और इस बड़े डिस्टेंस को मेजर करूंगा। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। Apparent change in position of an object due to change in the position of the observer। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो आप इस्तेमाल करने वाले। ये जो मैंने डॉट बनाया ये डेफिनेशन है पैरेलैक्स की। Apparent change in the position किसकी, जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे तुम ऑब्जर्वर हो और तुम्हारी पोजीशन चेंज करने पर, जारी बात तुमने छोटे बचपन में गेम खेला होगा, मैं इसी का मतलब बता रहा हूँ। पेरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर का मतलब क्या है। तो देखो दो बच्चे खेल रहे थे बचपन में, तो एक बच्चा जब चांद को देख रहा था दूसरा बच्चा भी चांद को देख रहा था। तो एक बच्चा जब चांद के साथ राइट डायरेक्शन में गया तो चांद भी उसके साथ ही चल रहा था, और दूसरा बच्चा जब लेफ्ट साइड गया तो उसके साथ भी चांद लेफ्ट साइड में चल रहा था। ऐसे फील होता है ना हमें, ऐसा लगता है जैसे चांद हमारे साथ चल रहा है। अब दोनों लड़के बोल रहे हैं अरे चांद तो मेरे साथ चल रहा है, वो बोलेगा नहीं मेरे साथ चल रहा है। पर एक्चुअली ऐसा हो रहा है क्या, चांद किसी के साथ चल रहा है क्या, नहीं। तो हमारी पोजीशन चेंज करने पर जो हमें किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज दिखता है ना, इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। समझ में आया। ये मेथड इनडायरेक्ट मेथड है और इस मेथड के जरिए हम लोग को क्या मेजर करना है, एक लार्ज डिस्टेंस पता करना है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये बिना टूल्स में किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप वन में क्या करना है, ये स्टेप वन में पहले अपन अर्थ की बात करेंगे जहाँ पे अपन है। कंसिडर टू पोजीशन, सबसे पहले हमारे अर्थ के दो पोजीशन ले लो, ए और बी टर्मिनल के। ये ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ या साउथ पोल ले लिया ना, ये दो पोजीशन लेना कंपलसरी। और ठीक है, तो कंसिडर टू पोजीशन ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सेपरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, और इन लाइन से इसको सेपरेट किया। ये जो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है वो डायमीटर है। यहाँ पर डायमीटर को तुम्हारी टेक्स्ट बुक ने स्मॉल बी सिंबल से रिप्रेजेंट किया। यहाँ तक समझा। अब आते हैं स्टेप टू पर। स्टेप टू में आपको क्या करना है, टू ऑब्जर्वर का मतलब क्या है, पहले तुम इधर जाओगे, या एक तरीका और भी है, एक बंदा यहाँ खड़ा हो जाएगा और एक बंदा यहाँ खड़ा हो जाएगा। ठीक है, टू ऑब्जर्वर। अब दोनों ऑब्जर्वर, सारी बात है तुम्हारा जो सूरज है बहुत दूर है, दोनों जब एक तरफ से इस पर देखेंगे तो उस पे बेस पर लोग एक ही पॉइंट पर देख रहे हैं। किस पर देख रहे हैं, वो डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट या स्टार पे देख रहे हैं साइमल्टेनियसली। जब सभी लोग साथ में इधर देखेंगे तो यहाँ का वो लोग एक एंगल निकालेंगे, वो जो एंगल होगा उस एंगल को क्या बोलेंगे, टीटा, और उस एंगल टीटा का नाम रहेगा पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो जो देख रहे हैं उस लाइन को लोग को पक्का याद कर लेना, वही हमारा एक्चुअली डिस्टेंस है। इधर से भी जो देखेगा वो भी सेम ही होगा, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ से भी होगा, बरोबर। अब मैं क्या करूंगा, अर्थ के सेंटर से भी एक लाइन ऐसे खींच लूंगा, ऐसे खींचा मैं, मजा आ रहा है मुझे तो खींच लिया बस। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग को एक चीज बताए कि ये जो अर्थ प्लेनेट है, ये जो है ना, ये स्टार को देखो मैंने यहाँ पे बनाया, और ये जो प्लेनेट है ना इसको अर्थ को मैंने यहाँ पे बनाया। अब हम लोग को एक प्रॉपर्टी पता है, जो अर्थ प्लेनेट है ना वो हमारे सूरज के इर्द गिर्द घूमता रहता है, पता है ना। ठीक, अब ये जो लाइन है, देखो मैं अभी अर्थ को ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, और ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब तुमको थोड़ा थोड़ा समझ रहा होगा। और ये जो बीच की लाइन है वो एक्चुअली किसकी लाइन है, डायमीटर की। उसमें भी मैंने पॉइंट बी से एक लाइन ऐसे सीधी खींची, समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली ये किस चीज को बता रहा है, एक्चुअली ये कैसे रिवॉल्व कर रहा है उसके डिस्टेंस को बता रहा है, यानी ये डायमीटर रिवॉल्विंग के हिस्से को बता रहा है, करेक्ट ना। चलो अभी आगे बढ़ते। फ्रॉम ए एंड बी व्यू टू एस वी मेक एन एंगल। जब ए और बी से हम लोग
इस स्टार को देख रहे थे तो उस बेस पे एक एंगल बन रहा था वहाँ पे, उस एंगल को हमने पैरेलक्स एंगल बोल दिया। पहले सिंगल कर एज अ दिया। प्लैनेट इज फार अवे, हमें पता है कि जो प्लैनेट यहाँ पे थोड़ा वर्ड में मुझे गड़बड़ लिखी है, जो हमारा स्टार है वो बहुत दूर है हमारे प्लैनेट से, बरोबर। तो मैं बोल सकता हूँ, एक चीज तो मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि ये डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है बी, वो बहुत ही छोटा है। कौन से डिस्टेंस? कैपिटल डी से, सही है ना। ये डिस्टेंस कहीं ज्यादा है क्योंकि स्टार बहुत दूर है, पर अर्थ का जो डायमीटर वो छोटा ही होगा डायमीटर उस छोटा ही डिस्टेंस से। होगा। हाँ। हमें क्या करता है, इस डी को लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, ये हो जाएगा बी अपॉन डी लेस देन इज इक्वल टू 1। कैसे किया? जैसे हम लोग नॉर्मल बी इज इक्वल टू डी लिखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से मैंने इसको रूल फॉलो किया। इसको इधर ले, जब डिवाइड होगा तो सारी बात यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, कुछ नहीं बनाए। सर। तो यहाँ से क्या, एक रेशियो मैंने निकाल लिया टेक्स्ट बुक का, है ना। अब यहाँ पर मैं एक बोल सकता हूँ, अगर कोई डिस्टेंस बहुत ही दूर का होता है तो उसमें बनने वाला जो एंगल होता है बहुत ही छोटा होता है। रीजन क्या है? डिस्टेंस बहुत दूर है ना, तो एंगल भी तो छोटा बनेगा। यहाँ तक समझ ला, पक्का? चलो, अब यस यहाँ से सर। कॉन्सेप्ट खत्म, अब यहाँ से थियरी में आते हैं। तो मैं इसको थोड़ा डायग्राम दिखाता हूँ तुमको। जैसे ए बी क्या है, ए बी की वैल्यू क्या थी, ए बी क्या था, तो मैं देखो डायग्राम बना रहा हूँ। ए बी की जो वैल्यू है वो बी है, ए बी बी है किसके कौन सा? डिस्टेंस को बता रहा है, बी के। और वो आर्क है, आर्क में क्यों बोल रहा हूँ, Okay. क्योंकि जब वो रोल कर रहा है तो ये ऐसा हाँ हाँ प्लेनेट है, याद आया, बीच वाला ऐसा हाँ हाँ एक्चुअली यार, आर्क जैसा जाएगा। आर्क होता है हाँ। नेक्स्ट कंसिडर कर रहे हैं कि वो आर्क जैसा, रेडियस क्या है, ए एस और बी एस क्या है हमारा, यस हाँ। डिस्टेंस है। रेडियस ए एस और बी एस क्या है, डिस्टेंस है, जो सर्कुलर डिस्टेंस है। मोशन के रेडियस को बता रहा है। जब वो सूरज के गिर्द गिर्द घूम रहा है तो एक्चुअली उसका रेडियस बन जाएगा ना ऐसा सा, वो रिवॉल्व होएगा, तो समझे। तो यहाँ तक समझ में आया ये वैल्यू कैसे आई फरहान, हमजा? तो समझ में आया। ठीक है, तो अब आगे आता है, अकॉर्डिंग टू द प्लेनेट प्लेन एंगल डी थीटा। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास प्लेन एंगल डी थीटा का, क्या बनाया था हम लोग ने फॉर्मूला, क्या प्लेन बनाया एंगल था, डी एस आर्क अपॉन है ना, आर। आर्क अपॉन पोजीशन, करेक्ट। इधर पे जो पोजीशन है उसको डी से रिप्रेजेंट किया है, करेक्ट। और जो आर्क है वो क्या है, ए बी है। ए बी की ये वैल्यू भी क्या है, बी। और जो डी है, अच्छा है। बस और कुछ नहीं किया। और इन दोनों की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, डी को इधर ले लो और टीटा को इधर, तो ये मिल गया फॉर्मूला बी अपॉन टीटा। इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग कोई भी लार्ज डिस्टेंस पता कर सकते हैं, कब? जब मुझे उस प्लेनेट का डायमीटर दिया हो और उस प्लेनेट से जिस प्लेनेट का मेजरमेंट करो उसका एंगल दिया हो। अगर ये दो चीज़ दी है तो हम लोग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे लिए तो इनप्रैक्टिकल है, हम दो पोल पे कैसे जाएंगे, है ना। तो साइंटिस्ट लोग कर सकते हैं ऐसा कांटेक्ट करके। तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया पैरेलक्स मेथड कैसे काम करता है, क्या क्या लेकिन सर स्टेप्स ये हैं। कैसे काम करेगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल पे दोनों टाइम पे डे तो नहीं होता है ना। हाँ, तो डे नहीं होगा तो ज़रूरी कि नॉर्थ साउथ में ही जाओ, अपन अपोजिट चले जाएंगे, एक अमेरिका एक जापान चला जाएगा। ओके। इस तरह उल्टा ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल जाएंगे, वर्टिकल के बजाय ऐसा ऐसा ले लेते हैं ना, तो भी अच्छा काम अच्छा हो अच्छा। जाएगा। ओके। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस टू अ स्टार। तो अगर स्टार से प्लेनेट का डिस्टेंस करना है तो हमारे पास सबसे बढ़िया मेथड यही है जो ऊपर दिया हुआ है, पैरेलक्स मेथड, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। फॉर मेजरिंग ऑफ लार्ज डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमर यूज द फॉलोइंग यूनिट। जब एस्ट्रोनॉमर की बात करें तो एस्ट्रोनॉमर जब लार्ज डिस्टेंस मेजर करते हैं ना तो वो लोग एक अलग ही यूनिट करते हैं। उन्होंने उस यूनिट का नाम अपने नाम पे ही रख दिया। जैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 1 AU बराबर होता है 1.496 इंटू 10 का पावर 11 मीटर के। 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 का पावर 15। इसका मतलब क्या है लाइट ईयर का, लाइट के ट्रैवल मतलब एक लाइट साल, ट्रैवल। किसी लाइट को जब एक साल ट्रैवल करने में जो डिस्टेंस लगेगा ना उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं, यानी एक साल लग गया ओके। तुमको। जैसे तुमने न्यूज में पढ़ा होगा कि हमारे जैसा एक अर्थ मिल गया है जो हमारे से 10,000 लाइट ईयर दूर है, मतलब वहां पहुंचने में हम लोग को कितना साल लग जाएगा, 10,000 साल लगेगा जब हम लाइट की स्पीड में जाएंगे तब। और वो ओके। स्पीड एक्चुअली कितनी है, मीटर में कन्वर्ट किया तो 9.46 इंटू 10 का पावर 15। 10 का पावर 15 बोले तो बहुत ज़्यादा स्पीड है ये। हमारी गाड़ियाँ ही 60-90 की स्पीड पे चलती है, ये स्पीड पे तो हम लोग जा ही नहीं सकते। दूसरी यूनिट है परसी। 1 परसेक का मतलब क्या होता है, इसको पीसी भी लिखते हैं। 1 परसेक का मतलब होता है 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर, या इसको 3.26 लाइट ईयर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी बड़ी बड़ी यूनिट है जिसका इस्तेमाल करते हैं। ये सब एक्स्ट्रा पार्ट था, ब्लू कलर में तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा।
अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्लेनेट और स्टार देखते हैं। ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरह से। अब यहाँ पे उल्टा चीज करें, अब डिस्टेंस मेजर नहीं कर रहे, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे किसी प्लेनेट या स्टार का साइज नापना है कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो कैसे नापूंगा मैं, एंगल की मदद से। तो याद है आपने फॉर्मूला बनाया था, रिमेम्बर ऊपर वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला देखे थे ना। अगर साइज चाहिए तो हाँ हाँ एंगल हाँ, किस चीज को बताता है, वापस रिप्लेस कर दो। तो थीटा क्या रिप्लेस हो कर दो। जाएगा, हाँ, बी अपन कैपिटल डी। इस फॉर्मूले के जरिए मैं साइज पता कर सकता हूँ प्लेनेट का। तो देखो मैंने वही फॉर्मूला लिया है, बस सिंबल में थीटा की जगह क्या ले लिया, अल्फा ले लिया बस। अगर इसको मैं और एडजस्ट करूँ तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या मिलेगा, अल्फा इंटू टी। तो इसमें क्या करना है, एक जगह से देखना है प्लेनेट को, और उसको देखने पर जो एंगल यहाँ बनेगा वो एंगल उस प्लेनेट का साइज को बताएगा। समझ में आया। जैसे अगर तुम चांद को देख रहे हो तो चांद कितना बड़ा है, ठीक है, तो उसके एंगल से तुम उसका साइज बता सकते हो। अगर कोई स्मॉल डिस्टेंस मेजर करना हो तो स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर होता है, स्क्रू गेज, ये सब इंस्ट्रूमेंट है। और बहुत ज़्यादा छोटा है, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो जाता है, या टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो जाता है। इसका इस्तेमाल एटम को देखने के लिए भी किया जाता है। अगर मास मेजर करना है तो मास के लिए तो एकदम आसान है, मशीनें आती है ना। बड़ा है तो केजी यूनिट होगी, केजी मतलब 1000 ग्राम में होता है, कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम को 10⁻³ ग्राम भी लिख सकते हैं। दूसरी एक और यूनिट है, अगर किसी स्मॉल थिंग का मेजरमेंट कर रहा है, मास निकालना है एटम का, तो उसकी यूनिट है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। किलोग्राम। चलो आप दूसरी देखते हैं, टाइम के बारे में देखते हैं। टाइम को कैसे मेजर करेंगे, तो टाइम की ऐसे यूनिट क्या होती है, सेकंड, उसका सिंबल होता है एस। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 60। सेकेंड। 24 आवर में कितने सेकंड होंगे, हाँ हाँ, कैसे 24 इंटू निकालेंगे। 60 इंटू 60। वेरी गुड, 24 इंटू 60 मिनट इंटू 60। देखो मिनट के लिए मैं 1 पावर 1 लगा रहा हूँ, और सेकंड के लिए हाँ 2 डॉट लगा रहा हूँ, ये याद रखो ना डॉट का मतलब। अच्छा, ये हाँ डॉट का मतलब अलग अलग जगह अलग होता है, जैसे कभी कभार हम लोग इसको फुट और इंच के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो फुट इंच, लेकिन अभी इसको अभी टाइम के लिए यूज हाँ करें। मैक्सिमम अपन फिजिक्स में मिनट और सेकंड के लिए यूज करते ओके। हैं। 60 मिनट का कितना हो जाएगा सेकंड में कन्वर्ट, 60 इंटू 60, ठीक। समझ गए कैसे कन्वर्जन होता है, इजी है। हाँ सर। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, डायमेंशन। डायमेंशन कॉन्सेप्ट आ रहा है, करेक्ट। तो डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस के बारे में देखते हैं। जरा देखो, फरहान कहाँ गया, फरहान हो कि नहीं, हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ फरहान, आवाज़ आ रही है मेरी।